प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के कार्य एवं संगठन के बारे में। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, चीन की चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, भाई सरकार के तीनों ही अंगों को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि चीन में एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ सब कुछ साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल के निर्देशन में, नियंत्रण में सरकार के तीनों अंग कार्य करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसी कारण चीन की शासन व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। यह बात सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे चीन में न्यायपालिका के कार्य व संगठन। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं न्यायपालिका के कार्य और संगठन को समझाऊं, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, चीन में न्यायपालिका के कार्य व संगठन। प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, चाहे दुनिया का कोई भी राज्य हो, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चीन की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में मैंने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से संबंधित लेक्चर अपलोड कर दिया है। चीन में जो व्यवस्थापिका है उसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं और चीन में जो कार्यपालिका है अर्थात मंत्री परिषद उसे राज्य परिषद कहा जाता है। मैंने राष्ट्रीय जन कांग्रेस और राज्य परिषद दोनों के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के कार्य व संगठन और चीन की जो न्यायपालिका है, वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है उसकी विशेषताओं के ऊपर भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चीन के संविधान में। ठीक है, अब चीन के अंतर्गत न्यायपालिका कार्य और संगठन को समझें उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है आपको। ये बात समझने के बाद में इसके कार्य और संगठन को आसानी से समझ जाएंगे। मैंने आपके लिए दो डायग्राम बनाए हैं, नंबर 1, नंबर 2। यदि ये दो डायग्राम भी आप ठीक से समझ जाते तो चीन की न्याय व्यवस्था तो वैसे भी समझ में आ जाएगी। ध्यान दें, मैंने नोट किया न्यायपालिका अर्थात न्याय व्यवस्था, चीन की न्याय व्यवस्था, चीन की न्याय व्यवस्था। देखो, चीन की न्याय व्यवस्था को समझें उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? मैंने यहाँ लिखा है पहलो, मतलब पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन को भी ले सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आज भारत की न्याय व्यवस्था में भी पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों की न्याय व्यवस्था के लक्षण अपनाए जा रहे हैं। कैसे भाई? पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की जो न्याय व्यवस्था होती है उस न्याय व्यवस्था का आधार होता है उदारवादी दर्शन एवं उदारवादी संविधानवाद। पूरा नोट करेंगे यहाँ, उदारवादी संविधानवाद। मतलब पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों की न्याय व्यवस्था का जो आधार है वो उदारवादी दर्शन और उदारवादी संविधानवाद है। अब उदारवादी संविधानवाद क्या है, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहाँ? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, पॉलिटिकल थ्योरी में। वहाँ मैंने उदारवादी संविधानवाद, उदारवादी दर्शन, सारी बातें समझा दी हैं। ठीक है, परंतु हमें तो चीन को समझना है। तो वास्तव में चीन की न्याय व्यवस्था का जो आधार है वह समाजवादी दर्शन एवं साम्यवादी संविधानवाद है। साम्यवादी संविधानवाद के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ मूल बात ये समझनी है कि भाई पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों की न्याय व्यवस्था और साम्यवादी देशों की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के आधार में अंतर है। क्या अंतर है? कि पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों में न्याय व्यवस्था का आधार उदारवादी दर्शन एवं उदारवादी संविधानवाद है, जबकि साम्यवादी देशों विशेषकर चीन, यहाँ की न्याय व्यवस्था का आधार है समाजवादी दर्शन एवं साम्यवादी संविधानवाद। अर्थात दोनों ही, मतलब पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों और चीन की न्याय व्यवस्था में जो आधार को अपनाया गया है उस आधार में अंतर है। अंतर क्या है? पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों का आधार क्या होगा? उदारवादी दर्शन एवं उदारवादी संविधानवाद, और चीन की न्याय व्यवस्था का आधार क्या होगा? समाजवादी दर्शन एवं साम्यवादी संविधानवाद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे क्या कि न्यायपालिका के कार्य और इसका संगठन। मैंने यहाँ आपके लिए 2 पार्ट तैयार किए हैं, तो नोट करें पार्ट नंबर 1
यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि चीन के जो 1982 का संविधान है, चौथा संविधान है, साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी, उसके बाद में ये चीन का चौथा संविधान 1982 का, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस 1982 के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने चीन के संविधान की विशेषताओं में ये सब बातें नोट कर दी हैं। तो न्यायपालिका के कार्यों को ले रहे हैं हम पार्ट नंबर 1 में। पहला जो कार्य है न्यायपालिका का, चीन की न्यायपालिका का, इधर आइएगा, ये न्यायपालिका क्या कार्य है चीन में। तो सबसे पहला जो कार्य है वह है समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करना। ध्यान दें, समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करना। चूंकि चीन के अंतर्गत सर्वे सर्वा साम्यवादी दल, ये डायग्राम में लास्ट में समझाऊंगा आपको, साम्यवादी दल सर्वे सर्वा है, और साम्यवादी दल की जो विचारधारा है उस विचारधारा का किसी के द्वारा भी विरोध नहीं किया जा सकता। और न्यायपालिका के द्वारा जब भी अपना फैसला सुनाया जाएगा तो वास्तविक रूप में उसका जो फैसला होगा वह समाजवादी व्यवस्था की रक्षा के संदर्भ में ही होगा। किसके संदर्भ में? समाजवादी व्यवस्था की रक्षा के पक्ष में फैसला दिया जाएगा। इसलिए न्यायपालिका का पहला कार्य समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करना, समाजवादी व्यवस्था का संचालन करना, और इसी के साथ में समाजवादी व्यवस्था के जो शत्रु हैं, जो इसका विरोध करते हैं, मैंने कहा ना, जो साम्यवादी दल की विचारधारा है उसका कोई विरोध करता है तो उन शत्रुओं को दंडित किया जाना, ये कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। अब देखो कार्य आप समझो, उससे पहले ये डायग्राम मैं पहले समझा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीन में वास्तविक रूप में न्यायपालिका की स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, पहले ये समझें, इसके बाद में कार्य समझ में आ जाएंगे। मैंने यहाँ नोट किया साम्यवादी दल, फिर मैंने नोट किया है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, मतलब चीन की व्यवस्थापिका का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। फिर मैंने नोट किया स्थायी समिति, मतलब चीन के अंतर्गत जो वहाँ की व्यवस्थापिका है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, इसका स्थायी निकाय है स्थायी समिति। क्या है? स्थायी समिति। अब ये न्यायपालिका है। तो चीन में न्यायपालिका की स्थिति क्या है? वास्तव में चीन की न्यायपालिका देखा जाए तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति इसको उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि न्यायपालिका स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। परंतु और वास्तविकता ये है कि साम्यवादी दल का पूरा नियंत्रण और निर्देशन रहता है किसके ऊपर? न्यायपालिका के ऊपर। इसलिए मैंने कहा था कि चीन की शासन व्यवस्था को समझना है तो आपको 1, 2, 3, इसका मतलब सरकार के तीनों अंग, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, और इसके चारों तरफ आप लिख देंगे साम्यवादी दल। साम्यवादी दल मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि चीन के अंतर्गत सब कुछ साम्यवादी दल है। चीन में सरकार के तीनों ही अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस साम्यवादी दल की अधीनता में काम करते हैं। तो यहाँ पर यही बात मैंने आपको दर्शाई है। चलिए, इसका दूसरा कार्य क्या है चीन में न्यायपालिका का? जन लोकतांत्रिक अधिनायक तंत्र की रक्षा। अब नोट कीजिएगा, यहाँ जन लोकतांत्रिक अधिनायक तंत्र की रक्षा मतलब चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है, उस तानाशाही को बरकरार रखने के लिए न्यायपालिका उसी के पक्ष में फैसला सुनाती है। तो इसलिए आप नोट करेंगे चीन में न्यायपालिका का दूसरा कार्य जन लोकतांत्रिक अधिनायक तंत्र की रक्षा और अधिनायक तंत्र का संचालन और शत्रुओं को दंडित किया जाना। ये सब बातें नोट कर लेंगे यहाँ, संचालन और शत्रुओं को दंडित किया जाना। ठीक है, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों की सुनवाई, निर्णय और अपराधियों को दंडित किया जाना। तीसरा कार्य क्या है न्यायपालिका का चीन में? फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों की सुनवाई करेगा ये न्यायपालिका। और इसके बाद में इन दोनों के संदर्भ में जो निर्णय है निर्णय से संबंधित कार्य किया जाएगा और अपराधियों को दंडित किया जाएगा। चौथा है सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षण देना। चीन की जो न्यायपालिका उसका जो चौथा कार्य है सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण को देना, मतलब उसकी सुरक्षा करना। फिर से बोल रहा हूँ, सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षण देना। पांचवा है सार्वजनिक शांति एवं सद्भाव की स्थापना में मदद देना। अपने आप स्पष्ट है। छठा है, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। छठा है मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की तथा उनके कानूनी हितों की रक्षा करने से संबंधित कार्य। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की तथा उनके कानूनी हितों की रक्षा करने से संबंधित कार्य जो है न्यायपालिका करती है। लेकिन अब यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई चीन में मौलिक अधिकारों की रक्षा क्या वाकई न्यायपालिका करती? जी नहीं। वास्तविक रूप में तो वही अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो साम्यवादी दल चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सब कुछ चीन में साम्यवादी दल है, इसलिए चीन की शासन व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और चीन में वास्तविक रूप में
केवल एक ही दल है, इसलिए चीन की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की पहले शर्त होती है कि कम से कम 2 विकल्प होने चाहिए, 2 दल होने चाहिए। जबकि चीन में आप देख रहे हैं केवल एक ही दल है, एक दलीय व्यवस्था है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हरगिज नहीं कहा जा सकता है। चलिए, 7वां कार्य है राजकीय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संगठनों के हितों की रक्षा करने से संबंधित कार्य। क्या बोला है मैंने? राजकीय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संगठनों के हितों की रक्षा करने से संबंधित कार्य न्यायपालिका करती है। और अंतिम 8वां है, नोट करें, सभी संस्थाओं, संगठनों तथा उनके पदाधिकारी, जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारियों तथा सामान्य, क्या लिखा मैंने यहाँ, तथा सामान्य से कानून की पालना कराना। नोट करें यहाँ, तथा सामान्य से कानून की पालना कराना, ये इसका 8वां कार्य है। और निचोड़ रूप में लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि चीन में जो न्यायपालिका उसका कार्य है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है और निम्न न्यायालयों का निरीक्षण करना है। ये 3 बातें जरूर नोट करेंगे। क्या लिखा मैंने यहाँ? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इससे संबंधित कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, अपीली क्षेत्राधिकार का कार्य किया जाता है और निम्न न्यायालयों का निरीक्षण किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गए न्यायपालिका के कार्य। इसके बाद में पार्ट नंबर 2 में लेते हैं चीन की न्यायपालिका का संगठन। ठीक है भाई, चीन की न्यायपालिका का संगठन, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखो, चीन की न्यायपालिका के संगठन को समझना हो तो सबसे पहले आपको ये बात नोट करनी होगी। क्या नोट करना होगा? कि चीन में न्यायपालिका के संगठन को समझे उससे पहले ये ध्यान दें कि न्यायपालिका को वास्तविक रूप में 2 भागों में बांट दिया गया है। मैंने लिखा है 2 प्रमुख भाग हैं इसके। क्या? न्यायपालिका के संगठन को समझें तो सबसे पहले नोट करेंगे कि न्यायपालिका के 2 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है जन न्यायालय और दूसरा है जन न्यायवादी। नोट करें, पहला पार्ट क्या है? जन न्यायालय, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। जन न्यायालय और दूसरा क्या? जन न्यायवादी। 2 भाग हो गए। ठीक है, मतलब न्यायपालिका के पहले आप 2 पार्ट कर लेंगे, 2 भाग कर लेंगे। क्या क्या? जन न्यायालय तथा जन न्यायवादी। जन न्यायवादी 2 भाग हो गए। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है किसी भी रूप में। इसके बाद में दूसरी बात क्या समझनी है कि जो ये न्यायालय हैं ये न्यायिक मंत्रालय के अधीन होते हैं। ध्यान दें, मतलब ये दोनों ही, जो जन न्यायालय है और जन न्यायवादी, 2 बातें हैं ये, जन न्यायालय तथा जन न्यायवादी, ये दोनों ही न्यायिक मंत्रालय के अधीन होते हैं और स्थायी समिति की प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी नोट करना है आपको। ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ। मतलब जो चीन की ये जन न्यायालय है और जन न्यायवादी न्यायालय हैं, ये न्यायिक मंत्रालय के अधीन होते हैं और ये दोनों ही न्यायालय जो है स्थायी समिति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी। जैसे मैंने यहाँ नोट कर रखा है, यहाँ न्यायपालिका स्थायी समिति के प्रति, मतलब वैसे तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस अधिवेशन में नहीं होती है तो उस समय जो है न्यायपालिका स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है भाई। इसके बाद में अब चलते हैं, हम दोनों की बात करते हैं। मैंने बताया 2 प्रकार हैं, 2 भाग हैं इसके, जन न्यायालय और जन न्यायवादी। तो पहले लेते हैं हम जन न्यायालय का संगठन। 2 भाग हो गए ना इसके, पहला जन न्यायालयों का संगठन और दूसरा जन न्यायवादी व्यवस्था का संगठन। 2 पार्ट हो गए ना इसके। तो पहला लेते हैं हम जन न्यायालयों का संगठन। अब ध्यान दें, जन न्यायालयों को जो है 3 प्रकार का बताया गया है वहाँ, अर्थात जन न्यायालयों को 3 भागों में बांट दिया गया है। मतलब जन न्यायालय चीन में 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? पहला है सर्वोच्च जन न्यायालय, दूसरा है स्थानीय जन न्यायालय और तीसरा है विशेष जन न्यायालय। अब एक एक को ले रहे हैं। पहला है सर्वोच्च जन न्यायालय, जो कि सबसे ऊपर होगा, नाम से स्पष्ट हो, सर्वोच्च जन न्यायालय, जहां अंतिम रूप में अपील की जाएगी। सर्वोच्च जन न्यायालय सबसे ऊपर होगा, ये प्रथम स्थान पर होगा सर्वोच्च जन न्यायालय। अब इसमें क्या क्या देखना है कि सर्वोच्च जन न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस करेगी। राष्ट्रीय जन कांग्रेस वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, नियुक्ति राष्ट्रीय जन कांग्रेस करेगी और राष्ट्रीय जन कांग्रेस न्यायाधीशों को पद से हटा भी सकती है। इसके बाद में इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ये भी नोट करना है आपको, 5 वर्ष होता है। और इसी के साथ में इसमें फौजदारी और दीवानी, क्या? फौजदारी और दीवानी दंड विभाग है, ये 2 विभाग हैं। इसके बाद में अगली बात आती है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायी किसके प्रति होगा? उत्तरदायी जो है ये स्थायी समिति के प्रति होगा। सर्वोच्च जन न्यायालय मैंने यहाँ पहले नोट कर दिया, न्यायपालिका स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रति होती है, लेकिन राष्ट्रीय जन कांग्रेस अधिवेशन में कम समय के लिए रहती है, इसलिए विशेषकर स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है ये सर्वोच्च जन न्यायालय। ठीक है भाई। इसके बाद में सर्वोच्च जन न्यायालय का कार्य देखेंगे, क्या क्या कार्य है इसका, तो आप नोट करेंगे। मौलिक क्षेत्राधिकार से संबंधित कार्य जो कि
वास्तविक रूप में मूल संविधान के अंतर्गत जिनका उल्लेख कर दिया गया है कि ये केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय के सामने ही जाएंगी। मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार संबंधित कार्य और तीसरा है निम्न न्यायालयों का निरीक्षण करने से संबंधित कार्य। ये 3 कार्य विशेषकर सर्वोच्च जन न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद हम जन न्यायालयों के संगठन में दूसरा जो न्यायालय आएगा वह आएगा स्थायी या स्थानीय, नोट करें, स्थानीय जन न्यायालय। क्या है ये? स्थानीय। तो ये जो स्थानीय जन न्यायालय सर्वोच्च जन न्यायालय से नीचे आ जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। सबसे सर्वोच्च में सर्वोच्च जन न्यायालय होगा ऊपर, दूसरे पर आएगा स्थानीय जन न्यायालय। अब स्थायी जन न्यायालय भी 3 प्रकार के होते हैं, मूल जन न्यायालय, मध्यवर्ती जन न्यायालय, उच्चतर जन न्यायालय। अब ध्यान देंगे, मूल जन न्यायालय वास्तविक रूप में जिला स्तर पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? जिला स्तर पर। और मध्यवर्ती वास्तविक रूप में नगर पालिकाओं के स्तर पर होते हैं और उच्चतर जन न्यायालय प्रांतों के स्तर पर होते हैं, ठीक है, नोट करेंगे। और तीसरा जो है जन न्यायालय आ जाएगा विशेष जन न्यायालय। विशेष जन न्यायालय जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे चीन के अंतर्गत सैनिक जन न्यायालय है, रेल जन न्यायालय है, जल परिवहन जन न्यायालय है, ऐसे जो न्यायालय हैं वो विशेष जन न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि चीन के अंतर्गत सैनिक न्यायालय जन न्यायालयों के संगठन में किस स्तर पर आता है? तो आपका आंसर होगा तीसरे स्तर पर, जिसे कि विशेष जन न्यायालय कहा जाता है। इस तरीके से इसके ऊपर प्रश्न बनाए जाएंगे। तो पहला होगा जन न्यायालयों का संगठन, मैंने बताया ना 2 पार्ट हो गए, जन न्यायालय और जन न्यायवादी। तो ये तो होगा जन न्यायालयों का संगठन, 3 प्रकार के हो गए। और जो दूसरे वाला स्थानीय जन न्यायालय ये स्वयं 3 प्रकार का होता है, ये भी आपको नोट करना है। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट आता है बी का मतलब ये पहला जन न्यायालय होगा, ये जन न्यायालय बता दिया। दूसरा है जन न्यायवादी, तो मैंने यहाँ लिखा है जन न्यायवादी व्यवस्था। जन न्यायवादी व्यवस्था नोट करेंगे, जन न्यायवादी व्यवस्था। अरे भाई, चीन की जो न्याय व्यवस्था है उसके संगठन का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं हम। पहला जन न्यायालयों का संगठन, दूसरा जन न्यायवादी व्यवस्था। जैसे मैंने यहाँ नोट किया जन न्यायालय और जन न्यायवादी, तो दूसरा ले रहे हैं जन न्यायवादी व्यवस्था। अब ध्यान दें, यहाँ वास्तविक रूप में चीन के अंतर्गत न्याय व्यवस्था से संबंधित कार्यों में सहयोग देने के लिए चीन में जन न्यायवादी व्यवस्था की गई है, जिससे कि न्यायिक कार्यों को आसानी से शीघ्रता से किया जा सके। वैसे ये केवल सैद्धांतिक बात है, व्यवहारिक स्थिति तो ये है कि जैसा साम्यवादी दल कहता है वैसा ही निर्णय न्यायालय के अंतर्गत लिया जाता है। अच्छा, जन न्यायवादी व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 129 से 134 में किया गया है, नोट कर सकते हैं। वैसे इसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो सारे आर्टिकल अनुच्छेद में आपको समझाऊंगा। अब इसमें जो ये जन न्यायवादी व्यवस्था है इसको 3 प्रकार का बतलाया गया है चीन में, 1 2 3। नंबर 1 सर्वोच्च जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय, नोट करें, सर्वोच्च जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय ये प्रथम स्थान पर होंगे, सबसे ऊपर। इसके बाद में नीचे, इससे नीचे स्थानीय जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय पूरा लिखेंगे, मैंने संकेत दे दिया है, स्थानीय जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय। और इसके बाद में नीचे, सबसे नीचे होगा विशेष जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय। इन दोनों को आप नाम नोट करेंगे, ये तीनों नोट कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप पूछा जा सकता है कि जन न्यायवादी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो क्रम है वो क्रम मैंने बता दिया, सबसे नीचे विशेष जन न्यायालय, फिर इससे ऊपर स्थानीय जन न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय। ये इसके 3 प्रकार हुए। अच्छा, अब जो ये तीनों ही हैं, इन तीनों को ही मैं निचोड़ रूप में यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब ये तीनों सर्वोच्च जन न्यायवादी संस्थान, स्थानीय जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय और विशेष जन न्यायवादी संस्थान या कार्यालय, ये तीनों ही मतलब ये तीनों ये तीनों जो 3 प्रकार हैं, ये तीनों ही संविधान तथा कानूनों के पालन पर नज़र रखती हैं। मतलब ये तीनों ही प्रकार के जो जन न्यायवादी हैं वो संविधान तथा कानून के पालन पर नज़र रखती हैं, ये तीनों के तीनों। समझ रहे हैं इसका मतलब? तो एग्जाम में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए तो आपको जो ये मैंने लास्ट में केवल एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस में पूरा निचोड़ आ जाता है। ये समझने के बाद में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। और अंत में मैंने ये डायग्राम बनाया जो कि पहले समझा दिया है। इसका मतलब ये कि चीन के अंतर्गत वास्तव में चाहे न्यायपालिका के कार्यों के बारे में यहाँ मैंने 8 बिंदु बनाए, लेकिन हकीकत ये है चीन में कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार की तीनों ही अंग साम्यवादी दल की अधीनता में काम करते हैं। रही बात केवल न्यायपालिका की, न्यायपालिका को वैसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय जन कांग्रेस का जो
अधिवेशन होता है कम समय के लिए होता है, कम समय में सत्र में होती है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस अधिवेशन में नहीं होती है तो न्यायपालिका स्थायी समिति की प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये तो डेफिनेटली है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसको स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। एक तरफ तो ये हो गई स्थिति, ठीक है, उत्तरदायी बना दिया गया स्थायी समिति के प्रति विशेषकर, और दूसरी तरफ स्वयं साम्यवादी दल के नियंत्रणों और निर्देशन में न्यायपालिका काम करती है। इसलिए यदि हम भारत की न्यायपालिका से तुलना करें तो भारत की न्यायपालिका वाकई स्वतंत्र, क्या बोला मैंने, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च है। परंतु यह बात चीन की न्यायपालिका के ऊपर लागू नहीं हो सकती है प्राणों से प्यारे विद्यार्थी। इसलिए तो चीन की व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चीन में जो न्याय व्यवस्था है, चीन की जो न्यायपालिका है, उसकी वास्तविक स्थिति ये है, क्या है, कि वह साम्यवादी दल के नियंत्रण और निर्देशन में काम करती है। यही इसका निचोड़ है, यही इसका सार है, यही चीन का संविधान है, यही चीन की राज्य व्यवस्था है, यही चीन की राज्य व्यवस्था है जिसे कि सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली की संज्ञा दी जाती है, चीन की शासन व्यवस्था को। क्लियर? तो ये हो गया चीन में न्यायपालिका के कार्य और संगठन। अब इसके संदर्भ में आपसे किसी भी प्रश्न पूछा जाए, मुझे पूरा विश्वास है आपका रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता है, सही उत्तर होगा। इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या होगा, चीन में साम्यवादी दल, यस, सब कुछ तो यही है। इसलिए मैं साम्यवादी दल के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। मुझे विश्वास है आप ये सब बातें ठीक से समझ रहे होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।